उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का बड़ा एहसान है माशाल्लाह, जी। बड़े फ्रेश। ये उसका करम। उसका नाम लेने को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड किसका? खुदा का, अच्छा, खुदा ताला का। ठीक, अल्लाह ताला आप ऊपर करम रखे। थैंक यू। फेशियल कराया आज आप? जी फेशियल कराया आज आपने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, वैसे ही। फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह। जावेद आप बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह का करम है आप पे। फिल्म इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। जी जी। आपकी मैंने आमद से पहले ये बात गोशगुजार की है कि मुझे भी आप लाए फिल्म इंडस्ट्री में, और मोहतरमा रीमा खान को भी आप लाए। अच्छा, आपको कितनी खुशी होती है हम लोगों को तरक्की देखते बहुत। या बदुआएं देते हैं आप हमें? नहीं, हमेशा हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं आप दोनों के लिए, शान के लिए भी। बल्कि एक एलिगेशन मुझ पर लगाया जाता है कि जी आपने अपने पीछे कोई ऐसा अपना शागिर्द नहीं छोड़ा। तो मैं आप तीनों का नाम लेता हूँ। उमर, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जब मैं पहली फिल्म की शूटिंग के लिए जा रही थी, कोई तुझसा कहाँ की, तो मुझे बहुत घबराहट भी थी कि मैंने फिल्म अनाउंस कर दी और मैंने वाकई किसी को असिस्ट नहीं किया, और मैं किस तरीके से फिल्म मुकम्मल करूँगी। अब अंदर से तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं थोड़ी शेकी भी थी। तो मैंने कहा एक ही चीज़ है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा सकती है, और वो है माँ बाप के बाद उस्ताद की दुआ। तो मैं जावेद साहब के पास गई और मैं स्पेशली कराची आई, और मैंने रिक्वेस्ट की, जावेद साहब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जावेद साहब मेरे पास आए और बाकायदा मैंने पाँव में बैठकर मैं कहा सर मुझे कुछ समझ नहीं कि मैं क्या कैसे काम मुकम्मल करूँगी। क्या बात। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और मुझे शाबाश दे के भेजिए कि मैं पाया तकमील तक अपनी इस फिल्म को पहुँचा सकूँ। और शायद वो ये इसका बड़ापन है और ये ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग वेरी गुड। और आपने जब भी कोई नया काम शुरू किया मुझे नहीं बुलाया कि मैं कुछ समझा दूँ अच्छी बात, कुछ दुआ दे दूँ? नहीं, आप माशाल्लाह पैदा ही समझाए हुए। आप इतने, मैं तुम्हारे बारे में हमेशा तुम्हारे मुंह पे भी, तुम्हारे गैर हाजिर में भी कहता हूँ कि ये जितना रीमा ये टैलेंटेड है, इसको खुद अंदाजा नहीं। आज तक इसका रीमा को भी अंदाजा नहीं है? हाँ, किसी को नहीं, तुम्हें खुद नहीं है। कह रहे हैं इसको भी अंदाजा नहीं है? नहीं भाई, मुझे तो है कि वाकई आप इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तोहफा हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मुल्क के अंदर आप पाकिस्तानी हैं। बड़ी मेहरबानी। ये आपने कहा है सेकंड आप हैं। फर्स्ट है ना, शेखर सुमन ने कही थी ये जी सैनी अवार्ड में बात कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए इसका दुख नहीं, दुख इस बात का कि उमर शरीफ उस हिस्से में चले गए। हाँ, मुझे बिल्कुल, मैं थी वहाँ पर और मुझे इतनी खुशी हुई और मेरा सर जो है वो फख्र से बुलंद हो गया कि उमर हमारे हैं। मैं अक्सर इसी बात में खुश रहता हूँ कि रीमा हमारी है। अच्छा शुक्र है ये कहा रीमा हमारी, ये नहीं कहा रीमा मेरी है। हालांकि मैं हूँ आपकी। हाँ नहीं, क्योंकि मैं आपको इतना नहीं, प्यार करती हूँ। आप तो इतनी अच्छी हैं। आपने तो एक दफा मुझे बुला के कहा था ये घर आपका हुआ। हालांकि मेरे हालात ठीक नहीं थे, वरना मैं भी को घर दे के कहता कि ये आपका हुआ। लेकिन ये एक बात है जावेद भाई जी कि माशाल्लाह आप इतनी शानदार फिल्में बनाने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री से टर्न किया, यू टर्न किया, और आप आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में, टेलीविजन पर आ गए। टेलीविजन को आपने किया, इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब लोग जो फिल्म इंडस्ट्री का इस वक्त हशर हुआ है, अभी रीमा बता रही थी कि 7 साल से स्टूडियो नहीं गई हैं। वजह यही है कि वहाँ पे एक उजाड़ हो गया ना, तो ये आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग आ गए, इसकी वजह क्या है? क्या वजह? देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही अपने बारे में, अपने इंटरव्यू में भी, निजी महफिलों में भी, कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म। मैं पैदा ही सिर्फ फिल्म के लिए हुआ हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। अब ये फिल्म की बदकिस्मती है, फिल्म इंडस्ट्री की बदकिस्मती है कि जो शख्स सारी उम्र ये कहता रहा हो कि आई एम बॉर्न फॉर फिल्म, वो फिल्म को छोड़ के आ जाए। कितने दुख के साथ मैं आया हूँ, आप किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं। मैं शिकस्त खा के आया हूँ, आज मैं बताऊँ आपको। किस चीज़ से शिकस्त? जी, मैंने बढ़ती हुई मुनाफकत से, बढ़ती हुई जहालत से, बढ़ती हुई गुंडागर्दी के हाथों। मैं समझता हूँ कि मैं एक हसास शख्स हूँ, मैं इन चीज़ों का सामना नहीं कर सकता था। और फिर मुझसे इतना बुरा काम लिया जा रहा था। वो जो मेरे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे अच्छी फिल्में बनवाईं, जो हमेशा मेरी पुश्त पे हुए, उन्होंने मुझे वो सारे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए अच्छी फिल्में बनाने की, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो रिटायर हो गए थे या एक्सपायर हो गए थे। अब जो प्रोड्यूसर मुझे मिल रहे थे,
वो इतने बुरे थे कि उनके साथ काम करने से बेहतर था कि मैं ना काम करूं। आपका मतलब है गुंडागर्दी, जहालत और मुनाफकत और मुनाफिकत की वजह से आपने फिल्म इंडस्ट्री से आप बैक आउट वक्ती तौर पे। वक्ती तौर पे हुए आप। जी, जी। मगर अभी तक आपके पास जो असल में आपकी जो विलिंग है वो ये है कि आप दोबारा इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंशाल्लाह, क्योंकि फिल्म मेरी बुनियाद है, फिल्म मेरा मदर मीडिया है, फिल्म मेरी वजह शोहरत है। आज टीवी में जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिल्म की वजह से, उस तजर्बे से, उस सारी चीज़ों की वजह से। तो सब इतनी अच्छी फिल्में रोमांटिक बनाते, आप ड्रामे रोमांटिक बनाते, आपकी जो गेटअप है, जो आपका अपना एक स्टाइल है, उसमें कहीं दूर दूर खुर्दबीन दूरबीन से रोमांस नजर नहीं आता। नहीं, आपके पास तो वो आँख नहीं जो मेरे रोमांस को महसूस कर सके। तो आप मेरी आंखें टेस्ट करा लें पहले, अंदर आंखें टेस्ट करा लें अपनी। देखिए यार अंदर देखिए, अब अंदर की बात ना करें, अंदर की बात है तो आपको चाहिए था आप अल्ट्रासाउंड करा के आते। कोई भी अंदर मैं कैसे झांकूं? काम के जरिए, मेरी क्रिएशंस के जरिए झांक लीजिए। झांक रहे कि भाई ये आदमी ये कर रहा है। देखिए कोई भी क्रिएटिव बंदा जब तक वो रोमांटिक नहीं होगा, आपके रोमांस में किस चीज की इंस्पिरेशन है? आंखें, बाल, दांत, नाक, नेचर, आइडियोलॉजी। एक बहुत अच्छी कोटेशंस मैंने पढ़ी थी मोहब्बत के बारे में, कि मोहब्बत सामने बैठ के एक दूसरे को देखने का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत दोनों का एक ही सिमत को एक ही जानिब देखने का नाम है, कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जब एक होता है ना तो मोहब्बत। सर आजकल तो मोहब्बत एसएमएस का नाम है। हाँ, एसएमएस टेलीफोन कंपनीज ने पागल कर दिया लोगों को। बिल्कुल। सारी सारी रात बात करो, कह दो जो कहना है कह दो, और कह के पिटते वो हैं जो कह रहे हैं कह दो। वो बेचारे वो इस आसरे पे कह देते हैं कि यार ये लोग कह रहे हैं कह दो, तो चलो यार कोई हुकूमत की आज़ादी होगी कह दो। लोग कह रहे हैं और पिट रहे हैं। और फोन कंपनीज रेट पे रेट गिराए चली जा रही हैं। 4 पैसे की कॉल, 5 पैसे की कॉल, 10 पैसे की कॉल, 8 घंटे फ्री, 25 साल फ्री। अब तो ऐसा होगा, देखना मेरे पीछे पीछे आदमी आ गया, खुदा के लिए आप फोन ले लीजिए, यकीन कीजिए, सर्विस देखिए, आप बात कीजिए, पूरी रात बात करें। मैंने कहा यार मैं फोन भी ले लेता हूँ, ये लाइन भी ले लेता हूँ, मैं पूरी रात बात किससे करूँगा? कह रहा सर ये नंबर ले लें, हमारी कज़न है, इनसे बात करें। आप अंदाजा लगाएं, तो उस बात से हमारी बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से बात शुरू हुई थी। मोहब्बत से शुरू हुई थी। मोहब्बत तो महसूस करने का नाम है। आप बताइए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत बहुत ही प्यारा, लतीफ़, खूबसूरत जज्बा है। और मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए मैं इत्तफ़ाक़ करूँगी जावेद साहब से कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस्मानी तौर पर किसी के सामने हो तो आपको उससे मोहब्बत होगी, आपको ख़याली तौर पर भी हो सकती है। और सिर्फ मोहब्बत का एहसास एक ऐसा एहसास है कि आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होते। और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ये जज्बा नसीब होता है। जावेद साहब सही बात, बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है आप जनाब कि आप अभी देखिए हमने मोहब्बत का जिक्र किया और इन्होंने मेरे कान में कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार है। इन्होंने मेरे कान में कहा मुझे तुमसे प्यार है और प्यारे लगोगे अगर ले लो एक छोटा सा ब्रेक। ख़ातिन हज़रात, वेलकम बैक। वापस आ गए हम आपके लिए, वरना हम नहीं आ रहे थे, हम तीनों कहीं जा रहे थे। क्योंकि हम वापस इसलिए आ गए कि हम बात को मुका के जाएं, ख़त्म करके जाएं कि मसला क्या है। जावेद साहब जी, आप गरूर से जी का है, तकब्बुर भी आपके जी में कि जी क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा, बोलिए। ऐसे जी में मुझे लगा आर्टिस्ट में थोड़ी सी ईगो तो होनी चाहिए ना। नहीं तो आप इतना जी को इतना आपने लाउड खींच के लाउड कर दिया। और दोबारा से मैं कहता हूँ जावेद साहब जी, हाँ ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। जावेद साहब आपसे इंतहाई एहतराम है, मेरे लिए काबिल एहतराम है
मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हो गई, हम समझ लें खत्म हो गई है? जिसे आप जवाल कहते हैं, मैं उसे जवाल नहीं कहता। ये मैं नहीं कह रहा, अभी आपने मुझे कहा था ये सवाल पूछो आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ। मैंने अभी आपने मुझे कहा उमर जरा इंडस्ट्री के जवाल के मुतालिक बात करना। मैंने जब सवाल बना के किया तो आप कह रहे हैं जिसे आप जवाल कहते हैं। यार ये कितनी बुरी बात है, ये चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इंडस्ट्री से। मैं आपसे ये पूछ रहा था क्या इंडस्ट्री खुदा ना खास्ता हम इसे जवाल पजीर समझे? नहीं, मैं इसे जवाल नहीं कहता, मैं इसे ऑपरेशन क्लीन अप कहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन क्लीन अप किसका हो रहा है, किसके खिलाफ? पूरी इंडस्ट्री का, पूरी इंडस्ट्री का, क्योंकि जो सेचुरेटेड पॉइंट आ गया था ना इंडस्ट्री का, उसके लिए इस ऑपरेशन क्लीन अप के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई हल नहीं था। जो जैसे लोग एंटर हो गए हैं, सिवाय चंद लोगों के, रीमा कर रही हैं, सैयद नूर कर रहे हैं, एक दो लोग और कर रहे हैं हिम्मत, बाकी कोई नहीं कर रहा कोई अच्छा काम करने की। तो ये ज़रूरी था। कैसा एक झटका आए ये सब क्लीन अप हो। वही बात के बकौल साहिद लुधियानवी के कि कल कुछ और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह, तो ज़रूरी है। एक जनरेशन जाती है, दूसरी जनरेशन आती है, घर में भी यही होता है, सही बात, खानदान में भी यही होता है। सही बात। तो अब जरूरत इंडस्ट्री में रीमा आ रही है, हाँ। नया मतलब इसलिए ये दूसरी फिल्म है तुम्हारी ऐसे? दूसरी अच्छा रीमा, ये मुझे बताए आप क्या इतने बुरे हालात में आपको क्या जरूरत पड़ गई फिल्म बनाने की? अभी को टीवी सीरियल बनाने थी 200-300 एपिसोड की। बड़ी अच्छी बात की उमर। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि इन हालात में तुम किस तरह से इतना मुश्किल काम कर रही हो, और जो पैसों की इन्वेस्टमेंट कर रही हो ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि इनमें से वापस आएंगे भी या नहीं, या जो तुम्हारी लागत है वो भी पूरी होगी या नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत रहा है उसे हंस के बिताओ। ये मत सोचो कि कितने पल की है ज़िंदगी, ये देखो कि हर पल में है कितनी ज़िंदगी। वाह। तो मेरी किताब में मायूसी का लफ्ज़ नहीं है। मैंने मायूस होना नहीं सीखा, और जो एक कॉन्फिडेंस मुझे पहले दिन से, बुलंदी के वक्त से लेकर आज तक जो मुझे मेरे साथ चल रहा है, जो जावेद साहब ने मुझे दिया, और ज़्यादा दे दिया उन्होंने कॉन्फिडेंस आपको। वो खुद नहीं बना रहे हैं, आप बना रही हैं। नहीं, मैं बताऊं, नहीं, उनकी ब्लेसिंग है। जावेद एक बात नहीं, मैं अपने उस्ताद को थोड़ा सा हमारे उस्ताद को थोड़ा सा डिफेंड करूंगी। जावेद साहब आज भी बना सकते हैं, और मैं जावेद साहब की इस बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ कि एक अच्छी फिल्म एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एक अच्छा प्रोड्यूसर बनवाता है। जावेद साहब को आज जावेद साहब अच्छे प्रोड्यूसर इस वक्त आपको दस्तयाब नहीं है। मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया ना, मुझे भी कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। इनका गुड लक ये है कि शी इज इन्वेस्टिंग हरसेल्फ। मेरे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। आपने भी तो कुछ हिट फिल्में बनाई माशाल्लाह, आप क्यों नहीं दोबारा बना रहे? सेम प्रॉब्लम विद मी। बस तो वही। तो आप दोनों से हम क्यों बहस कर रहे हैं? मतलब कहने का है हम सब मुसीबत ज़दा हैं। मुसीबत में भी उमर एक लड़की की हैसियत से मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप हमें बेहिम्मत करी दोनों आदमियों को। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी। एक लड़की मैं हिम्मत नहीं हारी, और तुम दो आदमी, एक इतना बूढ़ा शख्स और एक ये जवान लड़का, तुम दोनों हिम्मत हार गए। और मैं एक लड़की फिल्म बना रही हूँ। नहीं, मैं ये कोई क्रेडिट नहीं ले रही, लेकिन सिर्फ एक बड़ों की जानिब से या अपने दोस्तों की जानिब से हौसला अफजाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, अगर मैं मॉडलिंग से पैसा अर्न ना कर सकूं तो शायद मैं भी ये स्टेप नहीं उठा सकती। मैं मॉडलिंग के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बड़ी बड़ी असाइनमेंट साइन हो जाती है, जिनकी वजह से मैंने पैसे इकट्ठे किए, और ये मेरा एक पैशन था और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप दो हिम्मत वाले आदमी हैं, एक आप और एक सैयद नूर साहब। बिल्कुल, मैं उनको भी फिल्में सलाम करती हूँ। नहीं तो मोस्टली लोग इस इंडस्ट्री से कमा के भाग गए, ये दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई सैल्यूट देम कि ये लोगों ने जो कमाया था ये लगा भी रहे हैं। हमने भी जो कमाया था हमने फिल्मों में लगाया। उसके बाद आपने, हालांकि जैसे रीमा बता रही कि इन्होंने मॉडलिंग से कमा के इन्वेस्ट किया, आपने भी स्टेज से कमाया, मगर आप भी दबा गए। आप दबा गए ना, आपने नहीं बनाई फिल्म। क्यों नहीं बनाई? मैंने रीमा ने 2 फिल्में बनाई, मैंने 4 बनाई। वो तो पहले बनाई थी ना, अच्छे दौर में। तो आप क्या रोज बनाओ? इस दौर में
ये रोज दौर एक है। फिल्म बना लूं, उस वक्त 6-7 आपके सारी जिंदगी फिल्म में गुजरी। ये दौर है। आप यहाँ पे बैठ के और इतना डांटते हैं आप टीवी के आर्टिस्टों की, ये शिकायतें मेरे पापा ने कि अरे जावेद साहब इस कदर बुरा डांटते हैं हमें। बुरे आर्टिस्टों को हैं? वो पहले भी डांटता आप बुरे आर्टिस्टों को लेते क्यों हैं? फंस जाता हूँ ना कभी कभी, कैसे फंसते हैं आप? मिस सिलेक्शन भी हो जाती है ना। सिलेक्शन मिस होती है आपसे। लेकिन उमर, मैं इन तमाम ये प्यार भरी नोकझोंक के बीच में एक बात कहूँगी, हमारी ऑडियंस हमेशा गिला करती है कि हमारे यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बनती। अभी जो भी फिल्में सिनेमाज में रिलीज़ हो रही हैं, आप देखें कि उसमें ग्लैमर है, आपको प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आएगी, लेकिन कहानी नहीं है। तो अपनी अगर किसी फिल्म में कोई मेहनत कर रहा है, कबल इस वक्त कुछ भी कहना या कोई दावा करना गलत बात है, लेकिन अगर कोई इन हालात में अपनी प्रोडक्ट को लेकर आपके पास आ रहा है आवाम के सामने, तो मेरे ख्याल में लोगों को एक बार जाकर उसको देखना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की फिल्में लग रही है, मैं तो खुली बात करता हूँ। देखिए अमिताभ बच्चन की फिल्म लग रही है, शाहरुख खान की, सलमान खान की, इनकी फिल्में 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं। मैं खुली बात कर रहा हूँ, हाँ, मीडिया पे बैठ के बात कर रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी बात ये है कि वो मुल्क इतना बड़ा है कि उसमें 1.25 अरब आदमी रहते हैं, वो उनमें से आधे भी आधे देख लें तो वो फिल्म हिट है। हमारे मुल्क में सूबे ही 4 हैं, 2 में झगड़े हैं। और फिर वहाँ की आवाम का पैशन है फिल्म देखना। 2 सूबों में झगड़े हैं। सिनेमा गोइंग की जो आदत है ना, वो कमाल की है वहाँ पर, जो हमारे यहाँ खत्म हो गई। फिर हमारे यहाँ खत्म इसलिए हो गई कि बाहर निकलो तो फिर सिनेमा गोइंग नहीं ना रहते, बिल्कुल थाना गोइंग हो जाती पब्लिक। हाँ हाँ, नहीं उसके अलावा एक खौफ भी रहता है टेररिज्म का। टेररिज्म का वो सारे एंटरटेनमेंट इफेक्टेड हुए इस बात से। बिल्कुल। और इवन देन और उमर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा और सबसे अहम जो चीज किरदार अदा करती है वो उस मुल्क का कल्चर है। कल्चर, अमन, सुकून, कल्चर, सुकून, हर चीज कल्चर के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। आपके त्यौहार, आपका रहन सहन, आपकी खुशियाँ, आपके रख रखाव, आपकी मौसीकी, आपका काम, तमाम चीजें आ जाती हैं। तो इन चीजों को जिंदा रखने के लिए हमें खुद को जिंदा करना पड़ेगा। मुंह खोल रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, वही बात है, सिनेमा जो है ना वो सेकेंडरी पोजीशन में इंसान की ज़रूरियात के बाद। जी जी जी। आजकल महंगाई और ज़रूरियात हसूल ज़िंदगी के लिए चीज़ों का दस्तयाब होना ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिनेमा की तरफ लोगों की तवज्जो इसलिए भी कम है। लेकिन जावेद साहब ये देखें कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, हाँ, वो जैसी भी फिल्म वो लोग जाकर देखते हैं। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। फिल्म सरवाइव करेगी, हमारी फिल्म इंशाअल्लाह ताला। हाँ, फिल्म कैन नेवर डाई। ये कहने में है ना, नहीं, ये प्रैक्टिकली होगा। देखिए, ये फैक्ट है कि आज फिर एक बार हम 1947 वाली पोजीशन में खड़े हैं फिल्मी तौर पे, जब टूटे फूटे स्टूडियो थे, इक्विपमेंट थे। हमारे स्टूडियो आप लोग दुरुस्त क्यों नहीं करवाते हैं? हमारे मुल्क में टैलेंट बेतहाशा है, हमें सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर की कमी है, फाइनेंस की कमी है। जब फाइनेंस होगा ना, इक्विपमेंट भी नया आ जाएगा। स्टूडियो से मुतमईन है? जी नहीं, स्टूडियो अब देखिए वो दौर चला गया। आप उधर इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप स्टूडियो वालों के ड्रामे बना रहे हैं। नहीं, ये इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप सही बात करें। स्टूडियो रीमा, स्टूडियो अब इस वक्त जो फिल्म मेकिंग है ना, स्टूडियो में कोई जदीद किस्म का लेटेस्ट कोई इक्विपमेंट है? इक्विपमेंट को तो एक साइड पर रखिए, माहौल नहीं है, माहौल नहीं है, दीवारें नहीं है, दरवाजे नहीं है, चौकीदार नहीं है, इक्विपमेंट, रस्सी से गेट बंधा हुआ है। रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क है, लाइटें गिरना शुरू हो गई हैं, ये सब कुछ ठीक सेट गिर जाते हैं। मगर इस वक्त जो है ना सारी दुनिया में, तो जावेद भाई ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मैं इंडिया भी देख के आया हूँ, स्टूडियो से बाहर काम हो रहा है, मैंने ओरिजिनल लोकेल्स पे हो रहा है। इन्होंने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है, आपने भी बनाई है, ओरिजिनल लोकेल्स पे। मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडियो वहाँ पे बहुत शानदार है, इंडिया के अंदर बहुत शानदार स्टूडियो, बहुत सिक्योर है। मैं एक चीज की सिक्योर है, सिक्योर हैं, ये सिक्योर है, शानदार भी बहुत है, लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैमरास बहुत अच्छे हैं, सिवाय लाइट्स बहुत अच्छी हैं, सिवाय यश राज के और कोई भी लेटेस्ट। काश जावेद साहब इस प्रोग्राम के जरिए हमारी गवर्नमेंट, ठीक है लोग हमेशा कहते हैं जी अपनी मदद आपके तहत काम करो, हम कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि हिंदुस्तान के अंदर मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी कि आप उनका कोई भी चैनल उठाकर देखिए कि बाकी इश्यूज पर उनके अगर 1 घंटे की कवरेज है तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्म बेस से सारे 8 घंटे या 9 घंटे की कवरेज है, सारे चैनल। एक सेकंड, सारे चैनल फिल्म बेस। उन्होंने इतना अक्लमंदी का सबूत दिया, उन्होंने अपने टीवी चैनल्स और फिल्म दोनों की ब्लेंडिंग ऐसी कर दी कि दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार है। फिल्म की प्रमोशन अमर्ज कर दिया,
फिल्म की प्रमोशन ना हो तो फिल्म नहीं चलती। टीवी में से उनके फिल्म के प्रोग्राम निकाल दीजिए, डैश हो जाता है टीवी से। और फिर हमारे यहाँ अभी तक एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक वो यकजहती होती है ना, वो नहीं है कि अगर एक चैनल प्रमोशन कर रहा है एक फिल्म की तो दूसरों ने उसके खिलाफ बात करनी है। दूसरा लेग पुलिंग करेगा। उसकी वजह क्या है? ये उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह ये है कि हर न्यूज़पेपर का चैनल है। वो जो आपको पहले मुख्तलिफ अखबार दिखते थे, रीमा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, जावेद फैसल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उमर शरीफ ने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया, वो अब खत्म हो गया लिखना, क्योंकि हर वो आपके लिए क्यों लिखे? आप उसके चैनल के नहीं है। ये एक आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इंडिया के अंदर देखिए कि चाहे शाहरुख खान का जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था या है वो उसकी प्रमोशन के लिए, लेकिन वो बाकी तमाम चैनल्स पर आते थे और कभी किसी चैनल ने ऐसा नहीं किया कि उनकी प्रमोशन नहीं की या उनकी फिल्म्स के क्लिप्स नहीं चलाए। आप दोनों डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कामयाब डायरेक्टर हैं आप, अपने दोनों फील्ड में आप भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है। मैं आप लोगों को, क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, आप दोनों बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करा आपने, इस मीडिया में भी आके आपने साबित किया कि डायरेक्टर होता है। अब कहना क्या है, गिफ्ट अरे जो मैं आपको अभी मैं देर सब कुछ करूँगा, हम सब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बात पूछ रहा हूँ वो सुन लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जब रोमांटिक सीन करते हैं तो जाहिर है एक्टर को बताते होंगे कि कहो मैं तुम्हारी हसीन आंखों में खो जाता हूँ, तो जरा एक दफा कह देंगे ये लफ्ज? नहीं, इस वक्त नहीं कहूंगा। आपका कौन सा वक्त है? दोपहर 2 बजे? एक सेकंड, कौन सा वक्त है ये? इसमें वक्त का क्या ताल्लुक है? अरे एक सेकंड सुनो ना, आपसे आप तो हमसे हर वक्त करवा लेते ये बात। जब हम फिल्म में काम करते थे आप कहते कह दो चाहे रात के 3 बजे। हाँ, तो उस काम के उस वक्त आपको पैसे मिल रहे होते हैं और मुझे भी इस काम के पैसे मिल रहे होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता सिवाय थैंक यू के। आप यहाँ बैठ करके एक होस्ट के सामने उसके चैनल की आपकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो तालियां आपको मिल रही हैं, ये तालियां नसीबे वालों को मिलती है, पैसे से तालियां नहीं ले सकते आप उस्ताद। नहीं, पैसे नहीं, आपको तालियों के लिए मुकद्दर आपका काम, आपका हौसला, आपको बुलाना, आपको बिठाना, इज्जत देना, पैसे चाहिए आपको। ये सब कुछ वजह है। हम आपको पैसे देते और एक दफा ताली ना बजाएं पूरे प्रोग्राम में, कोई बात नहीं, सन्नाटा रहे, आपको पसीने आ जाएंगे, 4 दफा टिश्यू पेपर मांगेंगे आप। आपने अभी तक एक टिश्यू पेपर भी मांगा? क्योंकि हमने आपको फ्रेश रखा हुआ है। बात बात पे तालियां बजा रहे हैं, खुदा करे कि मेहमान खुश हो जाएं। और क्या करें, अगर आप कहें तो मैं ऑडियंस से कहता हूं आपके पास आके तालियां बजाए आपको। मैं ऑडियंस से दरखास्त करूंगा जरा इधर आए और जावेद साहब के सामने आके ताली बजाएं। आए प्लीज प्लीज, आप आए, आपसे कह रहा हूं, आप आए। नहीं, मैं आपको ये इज्जत देना चाहता हूं। आइए आइए, जल्दी आओ, शाबाश। आप बोले तो तालियां लेके आपके साथ घर भिजवा दूं? आप बोले, आपने वो मेरी रग छेड़ दी। पैसा मत लाओ जावेद, पैसा मत लाओ। अबे तो हाँ, एक सेकंड, आपको तो आप तो इसलिए कहेंगे ना क्योंकि आपको तो मिल रहे हैं इस प्रोग्राम के। आप फ्री में आए, आप फ्री में आए, आपको तो पैसे मिल रहे हैं। क्यों, सच्ची बताओ। ये बात तो बस देखिए, ये बात तो सही है आपकी कि मुझे पैसे मिल रहे ना, तो यही बात है ना, आपको मिल रहे हैं, हमें क्यों ना मिले? हम तो ये कह रहे हैं यार। देखें, आप उस मुकाम पे हैं जहाँ पैसे कोई अहमियत नहीं रखते। अरे गिफ्ट जो होता है ना, गिफ्ट या अवार्ड, वो हौसला अफजाई होती है इंसान। ठीक है, आप जाते वक्त ये सोफा अपने साथ ले जाइएगा। आप जावेद साहब को जाते वक्त सोफा पैक करवा दीजिएगा। सर सोफा क्या हुआ? थैंक यू। जिस पर आप बैठे हैं ये आपकी चीज है। आप बोले तो नीचे से इतना फर्श काट के भी आपको दे सकते। आप बोले बस, आप बोले तो इसमें से कोई म्यूजिशियन दे दूं आपको? नहीं, जब आप घर में इंटर हो, बैंग बजाए डाम डाम डाम। आप बोले क्या चाहिए आपको? सर आपने क्या कह दिया? ये पैसा आपके लिए क्या अहमियत रखता है सर?
उमर, पैसे से याद आया कि बहुत पैसे खर्च होते हैं जब हम मुल्क से बाहर जाकर पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं। यस, हमारे मुल्क के अंदर लैब नहीं। ठीक है, स्टूडियो की हालत तो जब बेहतर होगी सो होगी, पहले बेहतर थी या नहीं थी, बेहतर हो गई फिर ख़राब हो गई या अबतर हो गई, जो भी ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन अभी करंटली जितने लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ लोगों ने कहा कि जी फिल्में कितनी बन रही हैं जो यहाँ पर लैब हम बनाएं, तो आप देखेंगे हमारे कितने कमर्शियल शूट हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के, जिनके डेवलपमेंट के लिए वो बाहर जाते हैं। तो वो जो रेवेन्यू बाहर जाता है वो अपने सारा मुल्क के हमारा बच अंदर क्यों ना रहे। और उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर आप विद योर परमिशन। जी प्लीज़। कि अगर हमारी हुकूमत कम से कम ये लैब्स ही लगा दे इक्विपमेंट्स और ये इक्विपमेंट हमें दे दें, और चाहे हमें रेंट आउट करें, उसके बाद हमसे किराया लें उसका मुनासिब गवर्नमेंट, मगर इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज़्यादा है, अगर ये गवर्नमेंट कर दे और आने वाले बजट के अंदर इसको ऐड कर दे और इंडस्ट्री को ये बजट दे दे और लोगों को वो सामान दे के जिम्मेदार बना दे कि भाई आपने ये रेंट लेकर के पूरा करना है पैसा। और एक तो मैं तरीका समझता कर हूँ दे ये बहुत बड़ी उमर के, जो अच्छी फिल्म बनाएगा, जो भी अच्छी फिल्म बनाएगा या जो भी अच्छा टीवी ड्रामा बनाएगा इन हालात में, या जिसको लोग बहुत पसंद करेंगे, उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दें। बिल्कुल सही, मैं तो समझता हूँ सर, एक तो पहले पैसा जेब से लगाएं और कितनी मेहनत से इकट्ठा करके आप ये करें, उसके बाद आप फिर टैक्स की प्रॉब्लम भुगतें। एक जेन्युइन आप अपना टैक्स पे करने के बाद फिर आपको जानबूझकर तंग किया जाए, तो इन प्रॉब्लम्स की तरफ कोई नहीं आता। आएगा क्यों नहीं आएगा। मैं तो इस कैमरे के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि जो इसको रेवेन्यू को देखती हैं कि वो प्लीज़ इस वक्त, इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कम से कम टैक्स फ्री जोन करार दे दे, और उससे ये रिलीफ मिलेगा प्रोड्यूसर को कि उसको कुछ पैसा बचेगा, और वो जो बाहर जा कर के बनाता है, और बाहर भी आजकल अगर कोई जा रहा है तो हालात की वजह से जा रहा है, क्योंकि इन हालात में यहाँ शूटिंग करना भी एक मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव लोग काम कर रहे होते हैं। यूँ तो हर शहरी एक एक्सपेंसिव है, मगर वो लोग कुछ जाने कीमती होती हैं, ज़्यादा कुछ जाने कीमती, हर जान कीमती होती है, मगर अगर हुकूमत हमारे टैक्स को माफ़ कर दे और इस टैक्स के रिलीफ से मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़े होने का एक बार फिर मौका मिलेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और अपने उन आर्टिस्टों को, अपने उन टेक्नीशियंस को, अच्छा काम करने वालों को, अच्छी सोच रखने वालों को एक रिस्पेक्ट दें, एक इज़्ज़त दें। जब हुकूमती सतह पर यह मकाम या इज़्ज़त या अप्रिसिएशन मिलेगा तो देखा देखी कितने और लोग जो हैं वो इस जानिब आएंगे। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बहुत ज़ोर शोर से जारी है। अभी हमारे और सब्जेक्ट इसमें आएंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आप जहाज़ में बैठे और जहाज़ बहुत स्पीड से आ रहा हो और सामने से दूसरा जहाज़ आ जाए, तो क्या ये पहला वाला जहाज़ जो उसके बहुत करीब पहुँच गया है ब्रेक लगाएगा? नहीं, क्योंकि जहाज़ हवा में ब्रेक नहीं लगा सकता। मगर हम चलते प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए ब्रेक लगाते हैं, इस ब्रेक के बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चल सकता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आते हैं, वापस फिर करते हैं आपसे गुफ्तगू। आते हैं वापस अपनी बात की तरफ। मैं ये कहना चाहता था कि मैंने पूछा इनसे कि आप कैसे रोमांटिक सीन करवाते हैं। आप एक डायरेक्टर हैं, फिल्म करके आई हैं, डेफिनेटली ये फिल्म का जो बेस होगा वो रोमांस एंड कॉमेडी और इमोशनल और ये होगा। रोमांटिक सीन जब आप करवाते हैं तो आप जब बताती होंगी रोमांस के मुताले, क्या डेप्थ होती होगी उसमें? ऑफ कोर्स, ये तो काम ही फीलिंग्स का है। आप हर चीज़ को फील करके जब बताएंगे, और जो सामने करने वाला है, अब ये उसका टैलेंट है कि वो कितनी जल्दी इसको पिक करता है। अच्छा, तो आप जब रोमांटिक सीन करती हैं तो आप तो करती हैं, आप तो रीमा है भाई, मैं हूँ ही रोमांटिक। नहीं, आप तो करती हैं, खाली तो आप तो सीन रीमा करते वक्त मैं रोमांटिक नहीं होती ना, वैसे रोमांटिक हूँ। मेरी बात नहीं समझ रहे हो चंदा, आप रोमांटिक हो, मैं मानता हूँ, मुझे एहसास है, मुझे पता है, मगर आप रोमांटिक सीन करती हैं, बेहतरीन करती हैं, मुझे पता है। आप एक बड़ी सॉफ्ट सी वो हैं लड़की, बहुत सॉफ्ट एक्सप्रेशन आपके बड़े अच्छे, इनोसेंट लुक है आपकी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जब आप रोमांटिक सीन करवाती हैं तो क्या आप ये आजकल की जो लड़कियां हैं जिन बड़ी मुश्किल से
रोमांस लाती हैं अपने चेहरे के ऊपर, आप मुतमईन हो जाते हैं उनके एक्सप्रेशंस के साथ? मुझे थोड़ा सा एक है कि ये डायरेक्टर के हाथ में होता है। नहीं, आप बार बार करके दिखाना पड़ता है, एक ही दफा में समझ जाती हूँ? नहीं, कुछ लोग तो माशाल्लाह, वैसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत मंझे हुए हैं और बहुत ग्रूमिंग हो चुकी है काफ़ी आर्टिस्टों की, खासकर टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर। तो ये है कि वो पिक तो कर लेते हैं, लेकिन एक होता है कि फ़ील करके, जब आपके अंदर फीलिंग्स होंगी तो आप हर काम को करते वक्त वो जो आप एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियलपन नज़र नहीं आएगा। तो यही है कि आप नकल को असल कर कर दिखाएं और असल जो है वो इस तरह की नज़र आए लोगों को कि वो वाकई हकीकत का गुमान लगे। तो ये तभी होता है कि जब आप अपने ऊपर उस करैक्टर को तारी कर लें, उस वक्त आप भूल जाएं कि मैं मोहम्मद राना हूँ या मैं जिया अली हूँ या मैं जावेद शेख हूँ या मैं नबील खान हूँ या मैं इरायदा हूँ। आप भूल जाएं उस चीज़ को। इवन कि मैंने अभी एक रोमांटिक सीन किया जो अली सलीम, जॉनी लीवर और रैम्बो का था। अली सलीम ने रोमांटिक? बेगम नवाजिश अली। हाँ हाँ, वो भी बहुत रोमांटिक खातून है। हाँ, कह सकते हैं। वो इतनी रोमांटिक है कि मैंने 4 दफ़ा कट का, मगर वो मैंने कट की आवाज़ नहीं फॉलो कर रही। वो तो टीवी बंद हो उसमें भी आ जाता है। लेकिन सब ने बात वही उमर फील करने बात करने की, फील करने की। आपके पास फीलिंग नहीं है तो फिर मोहब्बत का क्या कॉन्सेप्ट? मोहब्बत का क्या, और फिर काम भी फीलिंग का। और दूसरी बात ये, आपकी बातों से, इनकी बातों से मैंने ये नतीजा निकाला कि अगर हमारी पास सच्ची फीलिंग्स नहीं है बिल्कुल इनसाइड, तो हम अच्छा प्यार भी डिलीवर नहीं कर सकते, ना सोसाइटी को ना अपने आप को। बिल्कुल सही। तो उसके लिए सच्चाई बहुत जरूरी है। कोई भी काम करें, सच्चाई के बगैर नहीं कुछ। आपकी इस बात में भी वजन तब है और लोगों पर असर तभी करेगी जब इसमें सच्चाई होगी। तो काम के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए और आपकी जात के अंदर भी सच्चाई होनी चाहिए। जब सच्चाई होगी तो सच्चाई की अपनी ताकत है। और शरीफ शो का मतलब है सच बोलना है अपने शरीफों की तरह। तो यहाँ पर हमने जितना गुफ्तगू की उसका मकसद ये था कि कम से कम हम में इतना हौसला होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के सच्ची बात तो कर दें। अगर ये हमने पैदा कर लिया अपने अंदर और हमने देखा कि जावेद फाइल साहब अच्छा काम करते हैं तो हम उसमें मुनाफकत ना करें, लाख झगड़ा हो कुछ हो, हम कह दें जावेद भाई आपकी वो प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, रीमा आपकी वो फिल्म बहुत अच्छी थी। ये कह देना हमारी सच्चाई है और हमारा इखलाकी फर्ज है और ज़र्फ का बड़ापन है। और ज़र्फ का बड़ापन है। इन तमाम बातों को रखकर आप भी ये सीखिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके मुंतज़िर हैं कि कभी आप उनसे सच कहें तो आप प्लीज़ इब्तिदा करें, आज सच कह दें और सच कह के सुकून से सो जाएं और हमें भी सोने का मौका दें ताकि हम भी घर जाके सो जाएं, क्योंकि समय बीत रहा है। सामने ना कह सके मोबाइल पे कह दें। हाँ, अगर आप सामने नहीं कह सकते हैं आप मोबाइल पे कह दें, मोबाइल पे नहीं करते आप एसएमएस कह दें, कर दें। और अगर आप एसएमएस भी नहीं कर सकते तो आप मोहल्ले के किसी बच्चे से कहें जाओ बेटा कह आओ। कुछ भी करें। इन खूबसूरत चेहरों के साथ, इन खूबसूरत दिमागों के साथ और आप जैसे खूबसूरत लोगों के साथ एक सदी में बैठ के बात कर सकता हूँ, लेकिन वक्त का दामन तंग हो ही जाता है और समय समाप्त होने की घोषणा है। तो हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। रीमा खान, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई, आपने इतना वक्त दिया, इतना खूबसूरत चेहरा इतनी देर तक मेरी आंखों के सामने रहा। मेरा 1.5 साल बहुत अच्छा बीत जाएगा। गो के जावेद साहब को देखने के बीच बीच में झटके लगे हैं ज़हनी, उसको इंशाल्लाह मैं इन नक्शे निगाह। सर, आपकी शफकत, आपकी मोहब्बतों का तालिब, आपका खादिम, आपके दोनों शागिर्द आपके लिए दुआ गो हैं। आपके साथ थैंक यू वेरी मच।